नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। यूपी जीके के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को आज लेकर आया हूं और यूपी जीके की इस मैराथन में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने एग्जाम के लिए बेहतरीन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। लोअर पीसीएस का इंडिविजुअल चल रहा है, वहां पर आपको भी यूपीजी के दिया जा रहा है। अगर आप सिर्फ यूपीजी के और कंप्यूटर के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आपको कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, अपने एग्जाम से रिलेटेड नोट्स पाने के लिए आप वहां मैसेज कर सकते हैं और हमारे चैनल के उपलब्ध सभी वीडियोस की पीडीएफ आपको वहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इससे पहले कि आपका टॉपिक शुरू हो, मैं आपसे यूपी एजीटीए के लिए बेस्ट प्रैक्टिस बुक के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि चच्चू प्रकाशन की है। यहां पर आपको आपके सिलेबस के अनुसार 15 प्रैक्टिस सेट के साथ एक सॉल्व पेपर भी मिलने वाला है और 2025 का ग्रेड 3 का आपका यहां पर व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र भी देखने को मिलेगा। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर पहले प्रश्न पत्र पूरा दिया गया है, उसके बाद उसका आंसर की दी गई है, फिर उसके हर प्रश्न की व्याख्या दी गई है। और यहां पर मैं आपको प्रैक्टिस सेट पेपर 1 भी दिखाता हूं। तो यहां पर पूरा आपको प्रश्न पत्र दिया गया है। दुहाई बाड़े के फर्श की सफाई के लिए क्लोरीन के घोल का प्रयोग करना चाहिए। कुक्कुट आहार में निम्न में कितना तंतु होना चाहिए? तंतु यानी कि फाइबर। तो यहां पर आपका इंग्लिश वर्ड भी दिए गए हैं ब्रैकेट में, ताकि आप उसको समझ सकें। आप यहां पर देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट की आंसर की भी दी गई है और उसका भी व्याख्या सहित पूरा हल दिया गया है। तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप ये बुक खरीद सकते हैं। अभी हम यूपी जी के कंप्लीट करेंगे और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक परिदृश्य से। इतिहास के प्रश्नों में स्थल और उनसे संबंधित खोज घटना का मिलान सर्वाधिक पूछा जाता है। प्राचीन काल के स्थलों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उसी को हम कंप्लीट करेंगे। शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। लहुरा देव संत कबीर नगर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि मुख्यतः चावल का नवीनतम खोजा गया सबसे प्राचीनतम साक्ष्य 8000 से 9000 ईसा पूर्व का है और यह साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से भी पुराना साबित हुआ है, जो 6000 ईसा पूर्व का था। यहाँ से कृषि के साथ साथ मिट्टी के बर्तनों के प्रारंभिक साक्ष्य भी मिले हैं। बेलन घाटी प्रयागराज मिर्जापुर के लोहदा नाला से पुरा पाषाण काल की मातृ देवी की अस्त निर्मित मूर्ति प्राप्त हुई है। दमदमा प्रतापगढ़ से मध्य पाषाण काल के एक साथ 3 मानव कंकाल और 41 समाधान मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मेरठ है, जो हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यहां से उत्तर हड़प्पा काल और सूती कपड़े के उपयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा एटा से 1000 ईसा पूर्व के लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद कुरु, पंचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, चेदी वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इन 8 जनपदों में उस समय सबसे शक्तिशाली कौशल और वत्स थे। उत्तर प्रदेश के इस संपूर्ण क्षेत्र को उस समय मध्य देश या ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश दिए और सर्वाधिक वर्षावास व्यतीत किए थे, 21। कौशाम्बी प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्थल है जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। कई बार परीक्षाओं में इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आया है, तो ध्यान रखिएगा। यह वत्स महाजनपद की राजधानी थी, जहां राजा उदयन का शासन था। जैन धर्म के छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु का जन्म भी यही कौशाम्बी में हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में राजा अश्वसेन के यहां हुआ था। मथुरा मूर्तिकला शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ और यहीं बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण हुआ था। इस शैली को कुषाण वंश विशेषकर राजा कनिष्क के काल में सर्वाधिक संरक्षण मिला। इसमें बुद्ध को आध्यात्मिक रूप से कम और बलिष्ठ प्रसन्न मुद्रा में अधिक दिखाया गया है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर गुप्त काल का पंचायतन शैली में निर्मित पहला शिखर युक्त मंदिर है। भीतरगांव मंदिर कानपुर गुप्त काल का केवल ईंटों से बना भारत का प्राचीनतम मंदिर है और ये दोनों मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सैकड़ों बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और सैकड़ों बार परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी।
कन्नौज को उस समय महोदय नगर कहा जाता था और इसका नाम कहीं कहीं पर आपको महोदय श्री भी दिखेगा और अक्सर परीक्षाओं में कन्नौज का पुराना नाम पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजपूतों पर नियंत्रण हेतु आगरा शहर की स्थापना की थी। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, सिकंदर लोदी वाला और ये जौनपुर का जौना खां वाला। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है। हर एक बिंदु आपका एक संभावित प्रश्न है और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अटाला मस्जिद जौनपुर का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था। सरकी वास्तुकला में मीनारों का अभाव होता है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने अपनी गुजरात विजय 1572 की स्मृति में करवाया था। इतमादुद्दौला का मकबरा आगरा नूरजहां द्वारा बनवाया गया। यह पियट्रा ड्यूरा रंगीन पत्थरों की जड़ाई का पहला उदाहरण है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है और यह मुगल वास्तुकला का एकमात्र ऐसा मकबरा है जो गुंबद विहीन है, विदाउट डोम। तो अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा आगरा में स्थित है और मुगल वास्तुकला का एक ऐसा मकबरा है जो गुंबद विहीन है। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1722 में सआदत खान बुरहान उल मुल्क ने की थी। इसकी प्रारंभिक राजधानी फैजाबाद थी। नवाब असफुद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की और मुहर्रम के लिए बड़ा इमामबाड़ा 1784 में बनवाया था। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस राज्य पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, तो ये आपका अवध था। ठीक है, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अगला और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 मई 1857 की क्रांति की विधिवत शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ कदम सिंह के नेतृत्व में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से हुई थी। मेरठ छावनी में विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग था, क्योंकि चर्बी गाय की भी होती थी और सूअर की भी होती थी। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर मुस्लिमों के लिए अपवित्र थे, तो दोनों के लिए ये चर्बी वाले कारतूस उनके धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले थे। विद्रोही सैनिकों ने 11 मई को दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक सैनिक अवध क्षेत्र में शामिल हुए थे। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, नाना साहब व तात्या टोपे ने कानपुर से और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से नेतृत्व किया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद मिंटो पार्क में पढ़ा था। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के स्वतंत्रता पूर्व सर्वाधिक 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए थे, जिसमें से इलाहाबाद में 3, लखनऊ में 3, कानपुर में 1, बनारस में 1 और मेरठ में 1। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जिसमें वो है अधिवेशन कौन सा था या कौन से वर्ष में हुआ था जिसमें अंग्रेज ने अध्यक्षता की थी, जॉर्ज यूले ने। कमेंट करके बताइएगा। 1916 का लखनऊ अधिवेशन अध्यक्ष एसी मजूमदार लखनऊ समझौते के लिए प्रसिद्ध है, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए। इस समझौते को कराने में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहां कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार किया। 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा की गई थी। 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी ट्रेन एक्शन के तहत राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद और रोशन सिंह को नैनी में फांसी दी गई। 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर सम्मान पूर्वक काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। इस ऐतिहासिक घटना में क्रांतिकारियों ने 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन के सरकारी खजाने को लूटा था। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर की घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1921-22 में लगान वृद्धि के विरोध में एका आंदोलन का नेतृत्व
मदारी पाशी ने हरदोई सीतापुर क्षेत्र में किया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ और अध्यक्ष इसके थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई और इसी के कारण बागी बलिया के नाम से बलिया को जानते हैं। ठीक है, अंग्रेजों के भारत छोड़ने से पहले ही 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अब हम बात करेंगे कला, संस्कृति, लोक नृत्य एवं मेले की। लोक नृत्यों को क्षेत्र, अवध, ब्रज, बुंदेलखंड, पूर्वांचल के आधार पर बांटकर याद करें। मिलान वाले प्रश्नों में ये बहुत काम आते हैं। कथक क्या है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है और इसका सर्वाधिक विकास नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। कथक शब्द कथा, स्टोरी से बना है। इसके आदि प्रवर्तक ईश्वरी प्रसाद माने जाते हैं। प्रसिद्ध नर्तक बिंदादीन महाराज ने कथक में ठुमरी गायन का बेहतरीन समावेश किया था। कथक का लखनऊ घराना भाव प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और बनारस घराना शुद्ध नृत्य सितारा देवी के लिए प्रसिद्ध है। तो सितारा देवी किससे संबंधित है? बनारस घराना से। लखनऊ घराने से बिरजू महाराज और लच्छू महाराज संबंधित हैं। अमीर खुसरो जन्म इनका पटियाली कासगंज में होता है। इनको तूती ए हिंद कहा जाता है और इन्होंने सितार, तबला और खड़ी बोली का आविष्कार किया था। नौटंकी की बात करें तो यूपी का सबसे लोकप्रिय लोक नाटक है। इसके दो प्रमुख घराने कानपुर मनोरंजन प्रधान और हाथरस गायन प्रधान है। हाथरस घराने की नौटंकी में संवाद भी गाकर बोले जाते हैं, वीर रस प्रधान होती है और कानपुर घराने में अभिनय और मनोरंजन पर अधिक जोर दिया जाता है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें महिलाएं सिर पर 108 दीपकों का पिंजरा रखकर नृत्य करती हैं। जोगनी और कालाबाजी नृत्य अवध क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं। जोगनी रामनवमी पर किया जाता है। राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाने वाला मयूर नृत्य है। पाई डंडा अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है और इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। कर्मा नृत्य बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र में खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है और ये लोक नृत्य खरीफ की फसल बोने के बाद और कटाई के समय मुख्यतः अगस्त सितंबर में किया जाता है। इसमें आदिवासी समुदाय के पुरुष और स्त्रियां दोनों बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। धोबिया और नटवरी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। कजरी लोकगीत वर्षा ऋतु सावन में मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। बिरहा पूर्वांचल का वीर रस प्रधान गीत है, जबकि आला महोबा बुंदेलखंड का प्रसिद्ध वीर रस लोकगीत है। रशिया ब्रज क्षेत्र का और शोहर अवध पूर्वांचल में बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में और सबसे कम पीलीभीत में लगते हैं। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है और यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। यह ऐतिहासिक मेला होली के कुछ दिनों बाद शुरू होता है और लगभग 1 महीने तक चलता है। इसी प्रांगण में प्रसिद्ध मुस्लिम संत बाले मियाँ की मजार और नवचंडी देवी का मंदिर एक साथ स्थित है। बटेश्वर मेला आगरा में यमुना तट पर लगने वाला एक प्रसिद्ध ऊंट पशु मेला है। ददरी मेला बलिया में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। सैयद सालार मेला बहराइच गाजी मियाँ की दरगाह और देवा शरीफ मेला बाराबंकी हाजी वारिस अली साहब में लगता है। ताज महोत्सव आगरा में और सुलह कुल उत्सव आगरा हिंदू मुस्लिम एकता पर्यटन विभाग के प्रमुख आयोजन है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ 1926 में स्थापित राज्य का सबसे पुराना संगीत संस्थान है। 2022 में संस्कृति वीवी बना था। ये राज्य ललित कला अकादमी 1962 और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 दोनों लखनऊ में स्थित हैं। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश के वे नाट्य शैलियां हैं जिन्हें यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। रामनगर वाराणसी की रामलीला विश्व की सबसे पुरानी और प्रमाणिक रामलीलाओं में से एक मानी जाती है। रासलीला मुख्य रूप से ब्रज क्षेत्र मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण के जीवन प्रसंगों पर आधारित है। लठमार होली फाल्गुन महीने में वर्षाना मथुरा में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। किराना घराना के संस्थापक अब्दुल करीम खान थे। प्रसिद्ध गायक पंडित भीमसेन जोशी इसी घराने से थे।
बनारस घराना ठुमरी गिरजा देवी, शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और तबला पंडित किशन महाराज के लिए प्रसिद्ध है। आगरा घराना रंगीला घराना के संस्थापक हाजी सुजान खान तानसेन के दामाद थे। फैयाज खान इसके प्रमुख कलाकार थे। कबीर उत्सव का आयोजन मगहर संत कबीर नगर में होता है, जहां कबीर दास जी ने प्राण त्यागे थे। त्रिवेणी महोत्सव और वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल दोनों का आयोजन प्रयागराज में होता है। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में और कंपिल उत्सव फर्रुखाबाद जैन धर्म राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक आयोजन है। हरिदास जयंती मेला प्रतिवर्ष वृंदावन मथुरा में स्वामी हरिदास की स्मृति में लगता है, जो कि तानसेन के गुरु थे। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु से संबंधित, जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सीमावर्ती राज्यों से जुड़े प्रश्न, जैसे कौन सा जिला एमपी से नहीं लगता है, हल करने के लिए यूपी के नक्शे का अध्ययन अनिवार्य है। सोनभद्र और ललितपुर सबसे महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का प्राचीन भूभाग है। राज्य का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल में भारत में ये चौथा स्थान है। प्रथम, दूसरे, तीसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने कई बार आपको ये पढ़ाया है। देखिए, इसका क्षेत्रफल याद रखने की एक ट्रिक है। 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है, तो 24 याद रखेंगे तो उस 24 से ये 24 याद रखिए। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, किसका, यूपी का। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 240 किलोमीटर है। यूपी की सीमाएं 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक देश नेपाल 579 किलोमीटर को स्पर्श करती हैं। सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ साझा होती है। नेपाल देश के साथ उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले पीलीभीत से महाराजगंज तक अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। देखिए, जो मैं आपको 35 में 35 नंबर की तैयारी करवाने वाला प्रैक्टिस सेट करवाता हूं, उसको जरूर देखा करिए, उसकी पीडीएफ्स को जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि वहां पर जो मैं डिटेलिंग कराता हूं और एक एक प्रश्न में आपके 8-8 10-10 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं और वो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा में सीधे वहां से प्रश्न बनते हैं। उसको जरूर देखा करिए। और वो क्लासेस आपको मैं रेगुलर दे रहा हूं, हर सप्ताह आपको 3 से 4 प्रैक्टिस सेट 35 में 35 की तैयारी वाले दिए जा रहे हैं। सर्वाधिक सीमा 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ और न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश केवल सहारनपुर के साथ लगती है। सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार को स्पर्श करता है। खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह राज्य का सर्वाधिक वन आवरण और सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला भी है। सहारनपुर की सीमा 3 राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। ललितपुर यूपी का एकमात्र जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश के कुल 3 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा और बागपत। बागपत का बहुत छोटा सा हिस्सा दिल्ली के साथ लगता है। मुख्य रूप से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ही दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं। यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र है, याद करिएगा। भाबर क्षेत्र शिवालिक के दक्षिण में कंकड़ पत्थर वाली पट्टी है, जहां नदियां भूमिगत हो जाती हैं। यह कृषि हेतु अनुपयुक्त प्रदेश है, यानी कि जो ये स्थल है, जो क्षेत्र है, वो शिवालिक के दक्षिण में स्थित है और ये यहाँ पर कृषि संभव नहीं है। तराई क्षेत्र ठीक इसके नीचे है। दलदली और नम भूमि है, जहां गन्ना और धान की खेती बहुत अच्छी होती है। गंगा यमुना के मैदान का सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। खादर, जिसे नवीन जलोढ़ कहा जाता है, अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है, जबकि बांगर, जिसे पुरानी जलोढ़ कहा जाता है, यह ऊंचाई वाला क्षेत्र है जहां अब बाढ़ नहीं पहुंच पाती है और नई मिट्टी नहीं पहुंच पाती है। दक्षिण का पठारी क्षेत्र प्री कैम्ब्रियन काल नीस और ग्रेनाइट की प्राचीन चट्टानों से बना है, जिसे बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र अवनालिका अपर्दन और भयंकर सूखे से सर्वाधिक प्रभावित है। कोपेन के अनुसार यूपी की जलवायु शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार के अंतर्गत आती है। कोपेन के वर्गीकरण में CWG का अर्थ शुष्क शीत ऋतु वाली गंगा तुल्य जलवायु है। उत्तर प्रदेश का औसत वार्षिक तापमान सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के मध्य बना रहता है। दिसंबर जनवरी में काफी नीचे चला जाता है, 1 से 5 के आसपास, और
और ये आपका जून में 50 के आसपास पहुंचता है, 40 से 50 के बीच में। थार्नथ्वेट के अनुसार यूपी की जलवायु CBW समशीतोष्ण आर्द्र है। कर्क रेखा के निकट होने के कारण आगरा और झांसी यूपी के सबसे गर्म जिले हैं। यूपी में 75 से 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्व से होती है और कर्क रेखा के निकट होने का कारण आगरा और झांसी यूपी के सबसे गर्म जिले हैं, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है कि बांदा जिले में सर्वाधिक तापमान दर्ज होता है। राज्य में वर्षा का पैटर्न पूर्व से पश्चिम की ओर और तराई से दक्षिण की ओर घटता है। सर्वाधिक वर्षा 184.7 सेंटीमीटर गोरखपुर में और न्यूनतम वर्षा 54.4 सेंटीमीटर मथुरा में दर्ज की जाती है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिमी यूपी में वर्षा होती है, जो रबी फसल गेहूं के लिए अमृत है। नेपाल के साथ यूपी के 7 जिले पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज सीमा बनाते हैं। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज, संत कबीर नगर का खलीलाबाद और गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर, कानपुर देहात का अकबरपुर, माती और कुशीनगर का पडरौना है। अक्सर जो मुख्यालय हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। सोनभद्र का मुख्यालय रावर्ट्सगंज, जालौन का उरई और सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है। गंगा के पूर्वी तटों पर हवा द्वारा उड़ाई गई बालू के टीलों को स्थानीय भाषा में भूर कहा जाता है और ये बिजनौर, मुरादाबाद में देखने को मिलते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख फसलें कम जल चाहने वाली होती हैं, जैसे चना, सरसों, ज्वार, हल्दी और अदरक। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा है। चित्रकूट से शुरू होकर इटावा जाता है और इसे जो इस क्षेत्र की जीवन रेखा है। यूपी का कुल अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 32 मिनट और देशांतरीय विस्तार 7 डिग्री 33 मिनट है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, इसलिए 24 जनवरी को 2018 से यूपी दिवस मनाया जाता है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, नवीनतम अलीगढ़ है, 75 जिले हैं और 17 नगर निगम है। 76वां जिला पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम से प्रस्तावित है। यूपी का भौगोलिक रूप से 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। एक है भाबर तराई, दूसरा है गंगा यमुना मैदान और तीसरा है दक्षिण का पठार। कैमूर और सोनपार की पहाड़ियां मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में स्थित है। अब हम बात करेंगे यूपी की नदियां, झीलें और सिंचाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनते हैं। नदियों के किनारे बसे शहर और नदियों का प्रवेश निकास। गंगा नदी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले से बिहार में निकल जाती है। उत्तर प्रदेश में गंगा की प्रमुख सहायक नदियां यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा हैं। गंगा नदी को 2008 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है और इसकी कुल यूपी में लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गंगा की टोटल लंबाई कितनी है। कानपुर गंगा नदी के दाहिने तट पर बसा यूपी का सबसे बड़ा शहर है। यमुना नदी यूपी में सहारनपुर, फैजाबाद ग्राम से प्रवेश करती है और 19 जिलों से बहते हुए प्रयागराज में गंगा में मिलती है। यह भारत की सबसे लंबी 1376 किलोमीटर सहायक नदी मानी जाती है। यमुना के तट पर बसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा और कालपी हैं। चंबल नदी आगरा और इटावा की सीमा बनाते हुए इटावा, मुरादगंज, पंचनदा के पास यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी भारत में अपने अवनालिका अपर्दन और बिहाड़ों के लिए सर्वाधिक कुख्यात है। वेतवा नदी ललितपुर, झांसी होते हुए हमीरपुर के निकट यमुना में मिलती है। केन, जिसे कर्णावती भी कहा जाता है, नदी बांदा, चिल्ला, बोजा के पास यमुना में मिलती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलकर केवल सोनभद्र जिले से बहते हुए बिहार में गंगा में मिलती है। गोमती नदी मैदानी क्षेत्र पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है और गाजीपुर कैथी में गंगा में मिलती है। हिंडन नदी सहारनपुर से निकलकर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में यमुना में मिलती है। प्रदूषण के कारण इसे एनजीटी ने मृत नदी घोषित किया है। अयोध्या सरयू घाघरा नदी के तट पर और गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर बसा है। अक्सर गोरखपुर से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लिया जाता है, कौन सी नदी के तट पर बसा है, तो याद रखिएगा। लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर गोमती नदी के तट पर बसे प्रमुख नगर हैं और चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पर और प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर स्थित है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में और सुरहा ताल बलिया में स्थित है। सुरहा ताल यूपी का 100वां रामसर स्थल है। रामगढ़ ताल का विस्तार लगभग 700 हेक्टेयर में है और यह गोरखपुर का प्रमुख पर्यटन केंद्र बन गया है।
सुराताल पक्षी अभ्यारण्य साइबेरियन पक्षियों के शीतकालीन प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि बखीरा झील संत कबीर नगर में और कीठम झील सूर सरोवर आगरा में स्थित है। चित्तौरा झील बहराइच में, औंधी ताल वाराणसी में और मोती झील कानपुर रामपुर में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद बांध सोनभद्र में स्थित है और भारत की यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यूपी में सिंचाई का मुख्य साधन नलकूप है और इससे लगभग 74.9% सिंचाई होती है। इसके बाद नहरें आती हैं 15.2%। उत्तर प्रदेश में नलकूपों का सर्वाधिक विस्तार और उपयोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में ट्यूबवेल सिंचाई शुद्ध सिंचित क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। शारदा नहर 1928 में निर्मित है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी नहर प्रणाली है। बनबसा पीलीभीत से निकलती है। पूर्वी यमुना नहर 1830 से स्थापित है। सहारनपुर से निकाली गई यूपी की सबसे पुरानी नहर है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 2021 बलरामपुर से शुरू हुई। 6623 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी एकल नहर परियोजना है। 9 जिलों को इससे लाभ होता है। माता टीला बांध रानी लक्ष्मीबाई बांध जिसको कहते हैं, बेतवा नदी पर ललितपुर में यूपी एमपी की संयुक्त परियोजना है और ये यहां पर स्थित है। राजघाट बांध और सुकमा डुकमा बांध भी बेतवा नदी पर ललितपुर झांसी क्षेत्र में स्थित है। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर झांसी में स्थित है। कन्हार बांध सोनभद्र और अर्जुन बांध महोबा अर्जुन नदी में स्थित है। मेजा जलाशय जो है बेलन नदी प्रयागराज में स्थित है और यहां पर एक बिजली की परियोजना का दूसरा यूनिट शुरू किया जा रहा है और हाल ही में इसका उद्घाटन आपके मुख्यमंत्री ने किया है। अहरोरा बांध गरई नदी और सिरसी बांध बखहर नदी मिर्जापुर में स्थित है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर एमपी में है। यह यूपी एमपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 1985 में वाराणसी से गंगा एक्शन प्लान और 2014 में नमामि गंगे शुरू किया गया था। अब हम बात करेंगे यूपी की कृषि और मृदा की। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छे नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो के लास्ट में भी आपको व्हाट्सएप नंबर दिखेगा और सुव्यवस्थित नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे और आज की ये पीडीएफ तो मिलेगी ही आपको। बात करते हैं कृषि एवं मृदा की। और योजना आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन 9 क्षेत्रों का निर्धारण वर्षा, तापमान, मृदा के प्रकार और जल संसाधनों के आधार पर किया गया है। भाबर और तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य मैदान और बुंदेलखंड इसके प्रमुख भाग हैं। पश्चिमी मैदान मेरठ गाजियाबाद कृषि में सर्वाधिक विकसित है, जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र सबसे सूखा प्रभावित है। दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क मैदान जो आगरा मथुरा का क्षेत्र है, राज्य का सबसे कम वर्षा वाला कृषि जलवायु क्षेत्र है। ICAR वर्गीकरण के अनुसार यूपी के जलोढ़ मैदानों में इंसेप्टिसोल्स और एंटीसोल्स मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। खादर यानी कि नवीन जलोढ़ में पोटास चूना अधिक होता है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। बांगर पुरानी जलोढ़ में अत्यधिक सिंचाई से मिट्टी क्षारीय हो जाती है, जिसे रेह ऊसर या कल्लर कहते हैं। विंध्यन क्षेत्र मिर्जापुर सोनभद्र में लौह ऑक्साइड के कारण लाल मृदा पाई जाती है, जो दलहन के लिए उत्तम है। बुंदेलखंड की करेल या मार काली मिट्टी का रूप है, जिसकी जल धारण क्षमता अत्यधिक होती है। बुंदेलखंड की परवा रेतीली दोमट और राकर लाल भूरे रंग की पथरीली मिट्टी है। उत्पादन रैंकिंग की अगर बात करें तो 2026 में यूपी गेहूं, गन्ना, चावल, आलू, दूध और कुल खाद्यान्न उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 18 से 20% अकेले उत्पादित करता है। गन्ना और चीनी उत्पादन में यूपी और महाराष्ट्र के बीच हमेशा शीर्ष स्थान की प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, लेकिन वर्तमान में यूपी शीर्ष स्थान पर है दोनों में ही। भारत के कुल गन्ना उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी सर्वाधिक लगभग 48.57% है। कुल बागबानी और सब्जी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। सरसों उत्पादन में राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आता है। यूपी में अफीम की खेती बाराबंकी और गाजीपुर में होती है। गाजीपुर में राज्य का एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। पान की खेती के लिए महोबा विशेष रूप से प्रसिद्ध है और देसावरी पान को यहाँ के GI टैग भी मिला हुआ है।
मेंथा ऑयल उत्पादन में यूपी भारत में शीर्ष स्थान पर है। रामपुर, बाराबंकी, बदायूं मुख्य जिले हैं। प्रतापगढ़ का आंवला पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसे 2023 में जीआई टैग भी मिला है। काला नमक चावल तराई क्षेत्र में उत्पादित होता है, मुख्यतः सिद्धार्थनगर में, और इसको भी जीआई टैग मिला है। काला नमक चावल को बुद्ध का महाप्रसाद भी कहते हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। बुंदेलखंड का कठिया गेहूं अपनी कठोरता और पोषक तत्वों के लिए जीआई टैग प्राप्त कर चुका है। यूपी में कृषि जोत का औसत आकार बहुत कम है। अधिकांश किसान सीमांत किसान हैं जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि के मालिक हैं। अब हम बात करेंगे यूपी में खनिज, ऊर्जा, उद्योग एवं ओडीओपी की। खनिज मुख्य रूप से दक्षिणी 12 जिलों में, बुंदेलखंड, विंध्यन में मिलते हैं। यूरेनियम और तांबा पूछे जाते हैं और ये ललितपुर में हैं। यूपी में यूरेनियम और तांबा सोनराई क्षेत्र केवल ललितपुर में पाए जाते हैं। ललितपुर का सोनराई क्षेत्र तांबे के भंडार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। राज्य में खनिज विकास को गति देने के लिए 1955 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना हुई थी। कोयला का खनन सोनभद्र के सिंगरौली बेसिन से किया जाता है। डायस्पोर खनिज के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है, महोबा और ललितपुर में। हाल ही में सोनभद्र की रामगरिया और हरदी पहाड़ियों में सोने के विशाल भंडार खोजे गए हैं। सिलिका सैंड, कांच बालू के लिए प्रयागराज, शंकरगढ़ और चित्रकूट प्रसिद्ध हैं। यूपी इसमें अग्रणी है। सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर मिर्जापुर, कजराहट और सोनभद्र चुर्क डल्ला से प्राप्त होता है। हीरा मुख्य रूप से बांदा और मिर्जापुर के वन क्षेत्रों में सीमित मात्रा में पाया जाता है। यूपी में कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता में ताप विद्युत का योगदान सबसे अधिक है, जो कोयले से थर्मल पावर बनती है। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र एनएपीएस बुलंदशहर में स्थित है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। राज्य का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है। 1991-92 में इसकी स्थापना हुई थी। ये प्लांट बुलंदशहर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसकी 220 मेगावाट की 2 इकाइयां स्वदेशी तकनीकी पर आधारित हैं। हैवी वाटर रिएक्टर। हरदुआगंज अलीगढ़ यूपी का सबसे पुराना 1942 में स्थापित ताप विद्युत संयंत्र है। दादरी गौतम बुद्ध नगर का ताप विद्युत संयंत्र कोयला आधारित होने के साथ साथ गैस आधारित भी है। देश की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना रिहंद जलाशय सोनभद्र पर स्थापित है। सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत यूपी सरकार ने 2027 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये चमड़ा यानी कि लेदर और वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र है। चमड़ा उद्योग के कारण कानपुर का औद्योगिक कचरा गंगा नदी को बीओडी के उच्च स्तर से प्रदूषित करता है। कत्था उद्योग खैर के पेड़ से और माचिस उद्योग सेमल लकड़ी के लिए बरेली प्रसिद्ध है। कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र सहारनपुर है, बांस और भाबर घास की उपलब्धता के कारण। बीड़ी उद्योग तेंदुपत्ता मुख्य रूप से प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र में केंद्रित है। ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद योजना 24 जनवरी 2018 से यूपी दिवस को एमएसएमई और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुई। इस योजना को मूल रूप से जापान के वन विलेज वन प्रोडक्ट मॉडल की तर्ज पर लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय शिल्प को पहचान दिलाना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। खुर्जा पाटरी सिरेमिक बर्तन बुलंदशहर का प्रसिद्ध जीआई टैग उत्पाद और ओडीपी है। काली मिट्टी की कलाकृति आजमगढ़ का विश्व प्रसिद्ध जीआई उत्पाद है जो निजामाबाद में है। मूंज उत्पाद प्रयागराज, अमेठी और सुल्तानपुर का ओडीओपी है। मैनपुरी जो में तारकशी लकड़ी पर पीतल की तारों की जड़ाई और मथुरा की सांझी कला कागज कटिंग को 2023 में जीआई टैग मिला है। मेरठ का बिगुल 2026 का जीआई टैग और मथुरा की जरी पोशाक यूपी के नवीनतम जीआई प्रमाणित उत्पाद हैं। याद रखिएगा, परीक्षा में यहां से प्रश्न बनेगा। बनारसी ठंडाई, लाल पेड़ा, तिरंगा बर्फी, तबला, सहनाई ये सभी वाराणसी के जीआई टैग उत्पाद हैं। उत्तर प्रदेश 79 प्रमाणित जीआई टैग के साथ भारत का शीर्ष राज्य बन गया है। और अभी तक की ये जानकारी है, जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो करंट डेटा जरूर याद करके जाएं। इलाहाबाद सुरखा अमरूद उत्तर प्रदेश का प्रथम जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। संभल का हार्न क्राफ्ट सींग और हड्डी शिल्प और अमरोहा की ढोलक वाद्य यंत्र को भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। बांदा सजर पत्थर शिल्प और नगीना कास्ट शिल्प बिजनौर का प्रसिद्ध ओडीओपी और जीआई उत्पाद है। ग्रीन
हाइड्रोजन नीति 2024 में यूपी की लॉन्च होती है और इसका लक्ष्य है 2028 तक राज्य में 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना है। अब हम बात करेंगे यूपी की राज्य व्यवस्था, प्रशासन एवं प्रमुख संस्थानों की, जहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। यूपी का विधानमंडल द्विसदनीय है। इसमें विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुआ था। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। विधानसभा की 403 सीटों में से 84 सीटें एससी के लिए और 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। विधान परिषद अपर हाउस 1937 स्थापित एक स्थायी सदन है। इसके 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। यूपी से लोकसभा के लिए 80 सांसद, 17 एससी आरक्षित हैं और एसटी के लिए 0 आरक्षित हैं। राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं और ये भारत में सर्वाधिक हैं। श्रीमती सरोजनी नायडू यूपी व स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल और सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थीं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मायावती सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में स्थापित होता है कि एकमात्र खंडपीठ लखनऊ में है। स्वीकृति न्यायाधीश 160 है। एशिया में सर्वाधिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ही है। यूपी में लोकायुक्त का कार्यकाल 2012 में 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष किया गया और बाद में इसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। वो लाइन यहाँ पर मिसिंग है। प्रथम लोकायुक्त बिशंबर दयाल जी हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एक लाइन यहाँ पर मिसिंग है। बाद में जो लोकायुक्त का कार्यकाल है 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो यूपी में लोकायुक्त का कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ग्राम, क्षेत्र, जिला। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है और ये मिनिमम होता है। मैक्सिमम सरकार इसको बढ़ा सकती है मौका देखकर, उपलब्धता देखकर। राज्य निर्वाचन आयोग 1994 में स्थापित होता है। केवल पंचायतों और नगरीय निकायों का चुनाव संपन्न कराता है। यूपी में 17 नगर निगम है। शाहजहांपुर 2018 नवीनतम 17वां नगर निगम है। प्रशासन हेतु यूपी में 75 जिले हैं, 18 मंडल है। नवीनतम अलीगढ़ बना है और 826 विकास खंड है। 76वां जिला प्रस्तावित है। बड़े शहरों में मजिस्ट्रियल पावर के लिए पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश के कुल 7 शहरों में यह प्रणाली लागू है, जिनमें लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद। इस प्रणाली की शुरुआत राज्य में सबसे पहले वर्ष 2020 में लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, नोएडा से की गई थी। लखनऊ में स्थित प्रमुख अनुसंधान संस्थान की बात करें तो CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IITR इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च और IISR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। कानपुर में स्थित प्रमुख अनुसंधान संस्थान की बात करें तो NSI यानी कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और IIPR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च यानी कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। अक्सर ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इज्जत नगर बरेली में स्थित प्रमुख अनुसंधान संस्थानों की बात करें तो IBRI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और CARI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। IGFRI चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है झांसी में है और IIBR यानी कि साग भाजी सब्जी संस्थान जो है वो आपका वाराणसी में स्थित है और अक्सर परीक्षाओं में ये भी पूछे जाते हैं। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो है ये नोएडा में स्थित है। यूपी में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इलाहाबाद, BHU, AMU, BBAU लखनऊ और विमानन रायबरेली, और ये आपका अमेठी में स्थित है। यहाँ पर रायबरेली गलत लिखा है, इसको ठीक करके आप अमेठी कर लीजिएगा। और कृषि झांसी में, ठीक है, तो कृषि विश्वविद्यालय जो है वो झांसी में स्थित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापित होता है। राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। एक परीक्षा में अभी हाल ही में पूछा गया था कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU 1916 की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। यहीं गांधी जी ने पहला सार्वजनिक भाषण दिया था। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज अमेठी भारत का पहला उड्डयन विश्वविद्यालय है और ये आपका अमेठी में स्थित है। पहले ये रायबरेली में हुआ करता था, फिर अमेठी जिला बना और वहाँ पर
अब ये आपका अमेठी में है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में और महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में निर्माणाधीन है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। दिव्यांगजनों की उच्च शिक्षा के लिए विशेष राज्य विश्वविद्यालय है। निवेश मित्र ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए यूपी सरकार का सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। अब हम बात कर लेते हैं वन आवरण, पर्यावरण एवं वन्य जीव की। रामसर साइट्स, विशेषकर 100वीं रामसर साइट जो सुरहा ताल है और टाइगर रिजर्व, इस बार प्रश्न आना तय है और ये ध्यान रखिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार यूपी का कुल वन आवरण 6.24%, 15,013 वर्ग किलोमीटर है। ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 वर्ष में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य 2030 तक राज्य के कुल हरित आवरण को 15% तक ले जाना है। वन आवरण और वृक्ष आवरण मिलाकर यूपी का कुल हरित आवरण 9.23% है। 2021 की तुलना में 2023 में यूपी के वन आवरण में 559.19 वर्ग किलोमीटर की शानदार वृद्धि देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ के बाद देश में दूसरी सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। यूपी में सर्वाधिक वन क्षेत्र सोनभद्र में है और सर्वाधिक अति सघन वन लखीमपुर खीरी में पाए जाते हैं। यूपी का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा है जो 1957 में घोषित हुआ और ये चंदौली में है। शुरुआत में यहाँ एशियाई शेर बसाए गए थे। यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर है जो लगभग 2073 वर्ग किलोमीटर है और सबसे छोटा महावीर स्वामी ललितपुर है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य आगरा इटावा में स्थित है। घड़ियाल और गंगा डाल्फिन संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कछुआ अभ्यारण्य 1989 से स्थापित है। गंगा नदी में कछुओं के संरक्षण के लिए वाराणसी में स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव यूपी का प्रथम पक्षी विहार है। अब इसे शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। लाख वहौसी पक्षी विहार कन्नौज में स्थित है और यह सबसे बड़ा, और पटना पक्षी विहार एटा में स्थित है, सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। यूपी का राज्य पक्षी जो है वो सारस है। विश्व के लगभग 40% सारस यूपी में निवास करते हैं। जटायु गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र महाराजगंज फरेंदा में स्थापित विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में स्थापित राज्य का तीसरा और नवीनतम चिड़ियाघर है। यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक तो दुधवा है जो पहला है, दूसरा है अमनगढ़ कार्बेट का वफर है, पीलीभीत TX2 अवार्ड विजेता है, और आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व है जो कि चित्रकूट में स्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व 1987 उत्तर प्रदेश का पहला और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या तेजी से दोगुनी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार मिल चुका है और बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया था। रानीपुर टाइगर रिजर्व 2022 में घोषित हुआ बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व है जो कि चित्रकूट में स्थित है। तराई एलिफेंट रिजर्व TER 2022 में घोषित हुआ यूपी का दूसरा एलिफेंट रिजर्व है जो दुधवा और पीलीभीत के संयुक्त क्षेत्र में स्थित है। नवीनतम बाघ गणना 2022 के अनुसार यूपी में बाघों की संख्या 173 से बढ़कर 205 हो गई है। शेखा झील अलीगढ़ और अप्रैल 2026 में भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया। 5 जून 2026 को जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल बलिया को भारत का ऐतिहासिक 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया और ये बलिया जो ताल है ये एक गोखुर झील है। 13 रामसर साइटों के साथ उत्तर प्रदेश अब राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है 20 साइट्स के साथ। ताज ट्रेपेजियम जोन TTZ 10,400 वर्ग किलोमीटर का संरक्षित क्षेत्र है जो ताजमहल को मथुरा रिफाइनरी की सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा से बचाता है। वृक्षारोपण जन आंदोलन 2025-26 के तहत यूपी ने 2030 तक वन आवरण 15% करने का लक्ष्य रखा और ये मियावाकी तकनीकी से वृक्षारोपण हो रहा है। यूपी इलेक्ट्रिक वाहन EV नीति के तहत 2030 तक सभी सरकारी वाहनों को EV में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी का राज्य पशु बारासिंगा है, राज्य वृक्ष अशोक है और राज्य पुष्प पलाश है। टेसू जंगल की आग है। गंगा डाल्फिन सूस को 2023 में यूपी ने राज्य जलीय जीव घोषित किया है। अब हम बात करेंगे जनगणना 2011 की जनजातियों की और महत्वपूर्ण नवीनतम तथ्यों की। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति ST की मात्र 0.6% है। भारत की कुल ST जनसंख्या का केवल
1.09% हिस्सा ही उत्तर प्रदेश में निवास करता है। 1967 में उत्तर प्रदेश की केवल 5 जनजातियों थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी, राजी को ही एसटी का दर्जा प्राप्त था। यूपी में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या सोनभद्र में है और सबसे कम बागपत में है। अयोध्या और जालौन में 0 एसटी हैं। थारू यूपी तराई क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति है। ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति में बदला विवाह और विधवा विवाह पर लठभरवा बोझ की प्रथा है। बुक्सा या भोक्सा जनजाति मुख्य रूप से बिजनौर में पाई जाती है। यह स्वयं को राजपूतों का वंशज मानते हैं। बुक्सा जनजाति के आराध्य देवी चामुंडा देवी हैं और पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तखत कहा जाता है। खरवार जनजाति सोनभद्र मिर्जापुर क्षेत्र में पाई जाती है। इनका अत्यंत प्रसिद्ध लोक नृत्य कर्मा है। माहीगिरी जनजाति बिजनौर इस्लाम धर्म मानती है और इनका मुख्य पेशा मछली पकड़ना है। सहरिया जनजाति केवल ललितपुर में पाई जाती है। अगरिया, बैगा, भुइयां और चेरो जनजातियां मुख्य रूप से सोनभद्र सर्वाधिक जनजाति वाले जिले में निवास करती हैं। 2003 में यूपी सरकार ने 10 नई जनजातियों को एसटी का दर्जा दिया। उसमें से केवल थारू और बुक्सा ही एसटी लिस्ट में थी। उससे पहले केवल थारू और बुक्सा ही एसटी लिस्ट में थी। यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। यूपी की साक्षरता दर 67.7% है। गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षर जिला है और श्रावस्ती सबसे कम साक्षर जिला है। यूपी का लिंगानुपात 912 है। जौनपुर का 1024 सर्वाधिक लिंगानुपात वाला और गौतम बुद्ध नगर 851 सबसे कम है। ठीक है, तो जो जौनपुर है वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है जो 1024 है। गौतम बुद्ध नगर सबसे कम लिंगानुपात वाला है 851 है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो जनगणना के मैं आंकड़े आपको बता रहा हूं ये 2011 की जनगणना पर आधारित है। नई जनगणना अब दूर नहीं है। जैसे ही नई जनगणना आ जाए मैं अपडेट लेकर आऊंगा, तब आप एग्जाम के टाइम पर वो जनगणना याद करके जाइएगा। जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। गाजियाबाद सर्वाधिक और ललितपुर न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है। दशकीय वृद्धि दर 20.22% रही। गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक और कानपुर नगर में न्यूनतम वृद्धि दर्ज हुई। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज में और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या गाजियाबाद में है। यूपी में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात 0.6 वर्ष बलरामपुर 950 में है और सबसे कम बागपत 841 में है। ठीक है, तो बागपत में सबसे कम है और सर्वाधिक बलरामपुर में है 950 2011 की जनगणना के आधार पर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति 80 जनसंख्या सीतापुर में है और प्रतिशत के आधार पर कौशाम्बी में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी 7680 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा और हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर सबसे छोटा जिला है। उत्तर प्रदेश की पहली एआईसीटी की बात करें तो लखनऊ को भारत और उत्तर प्रदेश की पहली एआईसीटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। लखनऊ के नादरगंज इंडस्ट्रियल एरिया में 40 एकड़ जमीन पर इस अत्याधुनिक एआईसीटी को बसाया जा रहा है। इसका उद्देश्य आईटी सेक्टर को बढ़ावा देना और युवाओं को वैश्विक स्तर की तकनीकी रोजगार प्रदान करना है। गंगा एक्सप्रेसवे मुख्य तथ्य और अवलोकन की अगर बात करें, कुल लंबाई इसकी 594 किलोमीटर है और परिशुद्धता के आधार पर बात करें तो 593.94 किलोमीटर है। प्रारंभिक बिंदु बिजौली गांव मेरठ से शुरू होता है NH 334 पर। अंतिम बिंदु है जूदापुर दांडू गांव प्रयागराज में NH 19 पर। लेन की संख्या शुरुआती चरण में 6 लेन है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। डिजाइन और स्पीड की बात करें तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा भारत में अधिकतम अनुमेय गति है और शिलान्यास 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शाहजहांपुर में किया गया। उद्घाटन तिथि की अगर बात करें तो 29 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरदोई के बिलकग्राम में इसका आधिकारिक उद्घाटन किया गया। 12 लाभान्वित जिले हैं: मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई। हरदोई ऐसा जिला है जिसमें इसका सबसे लंबा खिंचाव निरंतर है, वो है 99.5 किलोमीटर एक साथ। इसके अलावा उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज भी इसके लाभान्वित जिले हैं। पीएम मित्र पार्क लखनऊ और हरदोई की सीमा पर 1000 एकड़ में पीएम मित्र मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्क स्थापित किया जा रहा है, जो कपड़ा उद्योग का विशाल केंद्र होगा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम में स्थित यह राज्य का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, नोएडा, जेवर वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है।
भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आईआईटी रुड़की के सहारनपुर कैंपस में भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। यहां 5G और 6G तकनीकी पर शोध कार्य होगा। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण UPIWA राज्य में जल परिवहन और नदियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में इसका गठन किया गया है। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है और प्रयास किया जा रहा है कि गंगा नदी पर और भी जलमार्ग बनाए जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी आज का कंटेंट शेयर करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन कैसा रहा। देखिए, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत सारा फायदा आपको होने वाला है। मैं आपको PYQs कराता हूं, MCQs कराता हूं, प्रैक्टिस सेट्स कराता हूं, वन लाइनर्स कराता हूं, थ्योरीज कराता हूं। PDF ग्रुप में भी हम यही सब प्रोवाइड कराते हैं। एक चीज पढ़कर आप सफलता अर्जित नहीं कर पाएंगे। जब 4 प्रकार से उसी चीज को पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से सिलेबस को कब कंप्लीट कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत मोटी मोटी किताबें ना तो आप आज तक पढ़ पाए हैं और ना आगे पढ़ पाएंगे। तो कोशिश करिए कि क्विक रिवीजन नोट्स आपको कहीं से मिल जाएं, उनको पढ़िए। ठीक है, नोट्स का मतलब यही होता है कि क्रीम ऊपर रख लो और बाकी चीजें नीचे छोड़ दो। आपके एग्जाम में फैक्चुअल आता है तो फैक्चुअल ही तैयार करना पड़ेगा और फैक्चुअल आपका विद डिटेल पूछा जाने लगा है तो विद डिटेल आपको तैयार करना है। एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि अब नॉन ट्रेडिशनल प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं तो नॉन ट्रेडिशनल चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। कि जो नॉन ट्रेडिशनल का अर्थ है कि जो अभी तक प्रश्न पूछे नहीं जा रहे थे वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रिपीटेड क्वेश्चन कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो उन सब के लिए भी तैयारी आपको करनी है और कोशिश करनी है कि जो वर्तमान का पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर आपकी तैयारी हो। तो उसी के साथ हम आपका ये कंटेंट लेकर आए हैं और उम्मीद करता हूं आपको पूरा मजा आया होगा। अगर आपने ये क्लास देखी है, अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अच्छे सा कमेंट करिए और वीडियो को हाइप करिए। हाइप का ऑप्शन आता है, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कई सारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहेंगे तो एक दूसरे का साथ बना रहेगा। जैसे अभी बीच में टेलीग्राम पर बैन लगा था तो व्हाट्सएप पे हमने आपको जानकारियां शेयर की। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। तैयारी आपकी आसान हो जाएगी, ये मेरा वादा है। रही बात आज के सेशन की PDF की, तो स्क्रीन पर आपको बहुत सारा कंटेंट का ऑप्शन दिख रहा है। लोअर PCS के लिए अलग है, UP GK और कंप्यूटर का अलग है। जिससे भी आप जुड़ना चाहते हैं वहां जुड़ जाइए और आपको बेहतरीन सुव्यवस्थित कंटेंट हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।